स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे कि सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 100 नंबर में कहाँ से कितने कितने नंबर मिलते हैं और आपको कैसे 100 में 100 नंबर लाना है। तो पहले हम देखेंगे आपको कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है बोर्ड में। तो आपको बोर्ड में कुल प्रश्नों की संख्या होती है 112। कितने होते हैं? 112। और इसमें टाइप होते हैं 2, यानी 2 प्रकार से होते हैं। पहला टाइप होता है आपका 80 ऑब्जेक्टिव और दूसरा टाइप होता है 32 सब्जेक्टिव। और इसमें से आपको 50% का उत्तर देना पड़ता है। जैसे 80 ऑब्जेक्टिवों में आपको 40 सब्जेक्टिव का आंसर देना होता है और उसी प्रकार 32 सब्जेक्टिव में आपको 16 सब्जेक्टिव का आंसर देना होता है। कितना का? 16 सब्जेक्टिव का। तो कहाँ से कितना नंबर आता है आपको हम ऐड करके बताते हैं। तो टोटल नंबर आपको आता है, फिर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 80 से 40 आपका ऑब्जेक्टिव से प्राप्त होता है और 32 प्रश्नों जहां सब्जेक्टिव है वहां से आपको प्राप्त होता है 40 नंबर और फिर 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल का मिलता है। और कुल मिला के आपके बोर्ड परीक्षा का कितना नंबर हो गया? 100 नंबर, यानी सामाजिक विज्ञान के 100 नंबर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे 40 ऑब्जेक्टिव जिसमें 80 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो उन 80 ऑब्जेक्टिव के बारे में जिसमें से 40 को आपको सही सही जवाब देना है, यानी सही सही उत्तर देना है, ताकि 40 ऑब्जेक्टिव से और 40 आपका सब्जेक्टिव से और 20 प्रैक्टिकल से कुल मिलाकर 100 मार्क्स आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सके। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो पहली प्रश्न है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो सही उत्तर है सी, यानी बिस्मार्क। एक एक प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, कहाँ से आपको 40 ऑब्जेक्टिव से निकालना है और 40 सब्जेक्टिव से और 20 प्रैक्टिकल से, इसलिए एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? जल्दी सोचिए। तो सही उत्तर है आपका बी, यानी यूनान। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। वार एंड पीस, ध्यान से सुनिएगा, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोयेव्स्की और एंजल्स। तो आपका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है टॉलस्टॉय। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है आपका हनोई समझौता। कौन समझौता? हनोई समझौता। अब देखेंगे अगली प्रश्न। लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? लखनऊ समझौता जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला है 1916 ईस्वी, दूसरा है 1918 ईस्वी और तीसरा है आपका 1920 ईस्वी और चौथा है 1922 ईस्वी। तो अर्थात इसमें सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए? तो सही उत्तर है ए, यानी 1916 ईस्वी। अब देखेंगे अगली प्रश्न। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर आपका क्या है? तो सही उत्तर है आपका दिसंबर, अर्थात 1920 ईस्वी और नागपुर में। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? यानी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है आपका बी, यानी 1907 ईस्वी में। कब किए थे? 1907 ईस्वी में। देखते हैं अगली प्रश्न। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक प्रश्न आपको 40 ऑब्जेक्टिव में 40
नंबर लाना है तो एक एक प्रश्न को ध्यान से देखना होगा। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो सही उत्तर है आपका महानगर में। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपका है, ध्यान से देखिएगा, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? ध्यान से पढ़िएगा, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो आपका सही उत्तर है पश्चिमी क्षेत्र। कहाँ भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र में। अब देखते हैं अगली प्रश्न, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो सही उत्तर है आपका जर्मनी। याद रखिएगा कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अब देखते हैं अगली प्रश्न, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? फिर से एक बार और प्रश्न सुनिएगा, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो आपका सही उत्तर है बरौनी। कहाँ है? बरौनी। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? एक बार और प्रश्न सुनिएगा, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है सतलज। यानी किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे। देखेंगे अगली प्रश्न, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। 2022 के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अर्थात बरौनी। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, मैंग्रोव वश का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव वश का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है आपका बी यानी सुंदरवन में। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? ध्यान से सुनिएगा प्रश्न, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? इसका सही उत्तर क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 150%। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 2022 परीक्षा के लिए, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिएगा एक एक प्रश्न को। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? यानी भारत के जनसंख्या में कितने प्रतिशत जनसंख्या है जो कृषि कार्य के लिए है? आपका सही उत्तर है मतलब 2/3। कितना होगा? 2/3। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? ध्यान से सुनिएगा, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? इसका सही उत्तर है अरेबिका। क्या है? अरेबिका। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है, इसका सही उत्तर आपका क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी चेन्नई। अब देखते हैं अगली प्रश्न। अगली प्रश्न है, चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? ध्यान से सुनिएगा, चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो इसका सही उत्तर है आपका सीमेंट उद्योग। कहाँ होता है? सीमेंट उद्योग में। अब पढ़ेंगे अगली प्रश्न, बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या है? फिर से एक बार और प्रश्न पढ़ते हैं, बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर है 2 यानी ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? इसका सही उत्तर कहाँ होना चाहिए? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी पंचायती राज संस्थाएं में। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है आपका, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण
व्यवस्था करती है? कितने प्रतिशत और आरक्षण व्यवस्था करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 50%। अब देखेंगे अगली प्रश्न, दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? फिर से सुनेंगे प्रश्न, दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी यानी औद्योगिक मजदूर के शोषण से मुक्ति। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन यानी पानी की कीमतें में वृद्धि। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का आशय है, इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी व्यक्तियों के समूह से। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है, यानी लोकतंत्र सभी नागरिकों को क्या देता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी समान अवसर को। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? सोचिए जल्दी, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी यानी 71 करोड़। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है आपका, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इसका सही उत्तर क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी प्रधानमंत्री। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद कितना है? यानी भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद कितना है? इसका सही उत्तर है यानी घट गया है। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए यानी 1868 ईस्वी में। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, चेक एक प्रकार की मुद्रा है। ध्यान से सुनिएगा, चेक एक प्रकार की मुद्रा है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी साख। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। आप एटीएम से पैसे कितने घंटे तक निकाल सकते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 24 घंटा, क्योंकि 24 आवर आपका एटीएम खुला रहता है। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। भारतीय की वित्तीय राजधानी यानी भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत का जो पहला राजधानी था वो कौन सा शहर था? तो आपका सही उत्तर है ए यानी मुंबई। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 1918 ईस्वी में। अब देखते हैं अगली प्रश्न। अगली प्रश्न है, रोजगार एक सेवा एक दूसरे के है। रोजगार एक सेवा एक दूसरे के है, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए यानी परस्पर। अब देखेंगे अगली प्रश्न। अगली प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ है, यानी वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का आपका सही अर्थ होता है ऑप्शन बी यानी व्यापार, पूंजों, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ संबंध बनाना। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? इसका सही उत्तर होना चाहिए इनमें से सभी, अर्थात सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद और महामारी। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी यानी भूकंप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? भूकंप के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आपका 40 सब्जेक्टिव यहाँ ख़त्म होता है और फिर बाकी 40 सब्जेक्टिव हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर दीजिए और आगे के वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो जाकर